हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस। तो दोस्तों आज की डेट है 5 जनवरी ऑफ 2019 और यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं से आईएएस, सीडीएस, एनडीए या एसएससी के लिए, सो दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले देखते हैं वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। तो एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल आया है, ये बेसिकली हमने कल भी डिस्कस किया था। यहाँ पे राजनाथ सिंह जो कि हमारे होम मिनिस्टर है, इन्होंने कहा था कि यहाँ पे हम लोग जो कश्मीर रीजन है वहाँ पे पोल करेंगे अलॉन्ग विद द 2019 इलेक्शन। तो इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके ठीक नीचे वाला आर्टिकल दोस्तों सिटीजनशिप बिल जो 2016 का था, उसके बारे में जो यहाँ पे सेशन चल रहा है, विंटर सेशन, तो उसमें क्या यहाँ नई बातें हैं और कैसे कॉन्ट्रिक करता है पूरे एनआरसी के इशू को, उस हर चीज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और सेंटर में जो आर्टिकल आया दोस्तों वो बेसिकली आया है इलेक्शन में। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कुकर दिया जाता है, साड़ी दी जाती है, धोती दी जाती है, इतनी सारी जो फ्रीबीज दी जाती है, क्यों इसे बैन नहीं किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे पूरे आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये जो फ्रीबीज होते हैं दोस्तों यूजुअली जो वोटर्स है उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए होते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पे लेजिस्लेशन आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन कौन से केसेस आए हैं और क्यों यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया था। उसके बाद नीचे वाला आर्टिकल दोस्तों बेसिकली 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वार है, अब उसके क्या रीजन थे, क्या कॉसेस थे जिस वजह से यहाँ पे बांग्लादेश अलग हो गया, जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से पहले जानते थे। तो उसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में काफी कम जॉब्स अवेलेबल है, ऐसा यूजुअली लोगों को लगता है। और यहाँ पे रघुराम राजन जी ने बोला था कि समवेयर अराउंड 12 बिलियन जॉब यहाँ पे आपको पर ईयर क्रिएट करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से समझेंगे कि हमें वैसे 12 मिलियन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 5 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि आधे से ज्यादा जो लोग जॉबलेस है वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स लेने की, वो एक्चुअली बाकी जॉब्स जो अवेलेबल है उसमें वो खुश नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे हम जो जॉबलेसनेस देख रहे हैं उसमें ये भी एक एलिमेंट रहता है। और कुछ लोग ऐसे भी है दोस्तों जिनके पास यहाँ पे एजुकेशन है, जिन्होंने यूजी कंप्लीट किया है, लेकिन वो क्योंकि आप जानते हैं कि उनको और पढ़ने का मन है, इसी वजह से वो लोग जो है जॉब मार्केट में नहीं आना चाहते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर मान लीजिए आप एक वर्किंग पर्सन है तो आपका भी रहता है कि आप यहाँ अपने जो एजुकेशन लेवल है उसे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए आप जॉब छोड़ के फिर आगे पढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एफिशिएंट मार्केट है वो एक्चुअली पढ़ने की तरफ जा रहा है, वो काफ़ी अच्छी भी बात है। लेकिन यहाँ पे उन सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं किया जाता है यूजुअली हमारे स्टैटिस्टिक्स में। तो वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई है जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके राइट में आर्टिकल दोस्तों बेसिकली वनिता मातिल यानी कि जो वुमेन्स वॉल है जो यहाँ पे क्रिएट की गई थी केरला में, इट वॉज एक्चुअली सिंबल ऑफ द सॉलिडारिटी अमंग द वुमेन। क्योंकि आप जानते हैं रिसेंटली जो सबरीमला का इशू था, जिसके अंतर्गत यहाँ पे 10 to 40 के बीच में जितनी वुमेन है उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा था सबरीमला में, इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वर्डिक्ट पास किया था। उसी के साथ साथ दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं रिसेंटली मी टू कैंपेन इतना यहाँ पे पॉपुलर हो गया था। तो यहाँ पे बोला यह जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो जेंडर इक्वालिटी है, यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है पेट्राइकल हमारी जो सोसाइटी में, तो उसको यहाँ पे खत्म करने की जरूरत है। नीचे वाला आर्टिकल दोस्तों बेसिकली ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में है। जैसे कि आप जानते हैं कभी भी अगर आपको कोई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो राज्यसभा के पास ये पावर आता है अंडर आर्टिकल 312। तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जुडिशियल सर्विसेज के लिए अलग से यहाँ पे सर्विस क्यों बनाया जा रहा है। और इसका जो रिकमेंडेशन है दोस्तों बेसिकली नीति आयोग ने किया था, लेकिन इसमें कुछ फंडामेंटल फ्लॉस है जिसको हम इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात ये हुई थी दोस्तों, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसे डिसॉल्व कर दिया गया था गवर्नर द्वारा। उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल को अप्लाई कर दिया गया। इसी वजह से यहाँ पे आप जानते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं जब भी आपको यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। इसी वजह से यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम है राजनाथ सिंह, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक पीसफुल तरीके से यहाँ पे इलेक्शन होगा, यहाँ पे लोकल बॉडीज का, स्टेट का, और यहाँ पे जो 2019 इलेक्शन होने वो भी होंगे। अब उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर जाते हैं। 2016 में दोस्तों यहाँ पे एक मिलिटेंट थे जिसका नाम था बुरहान वानी। तो इनको यहाँ पे जब मार दिया गया था उसके बाद से यहाँ पे कश्मीर वैली में काफी ज्यादा अनरेस्ट बढ़ गया है। आपको याद होगा 2016 में ही जब यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उससे पहले स्टोन पेल्टिंग के जो केसेस है काफी ज्यादा बढ़ गए थे। अब उसको यहाँ पे हमने किसी तरह कम कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों का प्रोटेस्ट है और जो मिलिटेंसी है वो धीरे धीरे ग्रो कर ही रही है। और हमने दोस्तों पिछले आर्टिकल्स में भी डिस्कस किया था कि एक कश्मीर का पैराडॉक्स है कि भले ही यहाँ पे जितने भी लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं उसके बावजूद जो स्टेट लेवल पे जो वोटर टर्नआउट होता है काफी ज्यादा होता है, लेकिन लोकल बॉडीज में जो रिसेंटली हुए थे काफी ज्यादा कम था कुछ रीजन्स में। वो रीजन इसलिए था
क्योंकि 35A का एक इशू चल रहा था कि इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा 35A पे। उसके बाद हमने एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस की है दोस्तों, कि ये जो डिसॉल्व किया गया था यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को, उसके दो रीजन साइड किए गए थे। एक था दोस्तों हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब जब यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पार्टी की यहाँ पे मेजोरिटी नहीं आ पाती है, तो आप बेसिकली यहाँ पे जैसे फ्रीबीज देते हैं बाकी एमपीज को या फिर एमएलएस को, फिर उनको अपनी जगह पे अपनी पार्टीज में यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए बुलाते हैं, तो उसे बेसिकली कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। अब दूसरा दोस्तों यहाँ पे ये साइड किया गया था कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज मिल रही हैं वो उनकी जो आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब डिफरेंस होने से क्या होता है कि आपकी जो सरकार बनेगी काफी ज्यादा अनस्टेबल रहने वाली है, इसी वजह से प्रेसिडेंट रूल को यहाँ पे लगा दिया गया। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल साइड किया जा रहा है दोस्तों, अनंतनाग। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि जो महबूबा मुफ्ती जी है वो यहाँ पे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जो सीट है इसे वेकेंट करके यहाँ पे सीएम की पोजीशन ली थी। अब जब से उन्होंने ये सीट वेकेंट किया तब से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से काफी ज्यादा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, इसी वजह से यहाँ पे पीस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाया जा पा रहा था। और अगली बात दोस्तों यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे जो असली जो जो लोग कश्मीर के सेंटिमेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्चुअली इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं है। ऐसा भी हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया था, और उसी के संदर्भ में बहुत सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स भी है। इसकी एक स्टेक होल्डर दोस्तों यहाँ पे हुरायत कॉन्फ्रेंस। अब इनका दोस्तों यहाँ पे मेन एजेंडा ये है कि इनके सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है कि ये चाहते हैं कि कश्मीर अलग से हो जाए, लेकिन इन लोगों को भी यहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेस में लेकर आया जा रहा है ताकि इनको समझ में आए कि अगर आप इंडिया के अंदर रहेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो इनको भी अभी इलेक्टोरल प्रोसेस में लाने की जरूरत है। अब यहाँ पे ऑल पार्टी हुरायत कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ बेसिक्स चीजें आप जान सकते हैं कि ये बेसिकली अलायंस है 26 पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था 1993 में। इनका जो मेजर कॉज था ये था कि कश्मीर को यहाँ पे अलग से सेपरेट स्टेट बनाने की बात की जा रही थी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की। लेकिन यहाँ पे इंडिया की कोशिश और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि इनको इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर लेकर आना है और उनको बताना है कि यहाँ पे अगर आप इंडिया के साथ ही रहेंगे तो आपका भी बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक फील्ड और जो पॉलिटिकल फील्ड में भी। अगला दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 356 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये यूजुअली तब अप्लाई होता है दोस्तों जब अगर मान लीजिए कि स्टेट इमरजेंसी इसी वजह से लगती है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी यहाँ पे ठीक से चल नहीं रहा है, या फिर जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है, या फिर कोई एक्सटर्नल अग्रेशन आ जाता है। तो यही 3 रीजन होते हैं जिस वजह से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे अलग अलग तरीके की इमरजेंसी है जो हमने कल भी डिस्कस की थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक होता है दोस्तों नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया जाता है। ये हमने कब कब अप्लाई किया था, जो 1961 की इंडो चाइना वॉर थी उसमें हमने यूज किया, इंडो पाक वार 1971। उसके बाद कंट्रोवर्शियल जो इमरजेंसी थी इंदिरा गांधी द्वारा जो लगाई गई थी 1975 से 21 मंथ्स तक, तो वो भी एक्चुअली नेशनल इमरजेंसी के अंदर आती है। अब स्टेट इमरजेंसी के बारे में हम बात कर चुके हैं, 356 और 365 के अंदर आता है। और जो 360 है दोस्तों ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये कभी भी अप्लाई नहीं की गई है। एक्चुअली ये लग रहा था कि हम 1991 जो जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे तब शायद हम इसे यूज कर सकते थे, लेकिन हाँ क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी इसी वजह से आर्टिकल 360 को कभी अप्लाई नहीं किया गया। अगला आर्टिकल दोस्तों बेसिकली सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना होगा कि सिटीजनशिप जब आप अगर मान लीजिए आप किसी और कंट्री के हैं तो अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं, जैसे कि अगर आपके यहाँ पे बर्थ हुई है या डिसेंट के हिसाब से, या फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे नेचुरलाइजेशन का मेथड होता है। यहाँ पे टोटली आपके पास 5 मेथड होते हैं यहाँ पे सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए, और 3 होते हैं अगर आपको खोनी है। तो उसी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे एक नया अमेंडमेंट लाया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत दोस्तों ये बोला जा रहा है कि अगर आप मान लीजिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं और इसी में माइनॉरिटी में जैसे कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन है, तो आप यहाँ पे इंडिया में आकर सिटीजनशिप ले सकते हैं काफी आसानी से। अगर आप पहले 12 साल लगते थे, आपको सिर्फ 6 साल यहाँ पर रेजिडेंस की जरूरत है, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है वैलिड तो भी आपको 6 साल विद इन यहाँ पे आपको मिल जाएगी सिटीजनशिप। तो इस बिल में ये बोला जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि असम में जैसे कि आप जानते हैं एनआरसी हो रहा है, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है उन सारे इलीगल माइग्रेंट्स को। अब दोस्तों इलीगल माइग्रेंट्स में ना सिर्फ बांग्लादेश से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो लोग हैं, इवन हिंदूज जो वेस्ट बंगाल से यहाँ पे माइग्रेट हुए थे 1948 के टाइम में। उसके बाद क्योंकि आप जानते हैं सिलेट जो है वो बांग्लादेश में चला गया था, इसी वजह से बहुत सारे जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं बांग्लादेश रीजन से भी माइग्रेट किए थे। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि असम का जो ये पूरा जो एनआरसी का जो क्राइसिस चल रहा है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं है, वो एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, जो माइग्रेंट्स की कम्युनिटी उनके खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू जो मूव कर रहे थे बांग्लादेश से असम रीजन में, तो उनके लिए तो काफी आसानी हो जाएगी अगर इस बिल को पास कर दिया जाएगा। तो असम में जो रीजन है, जो एनआरसी का इशू है और जो असम अकॉर्ड में 1985 में साइन हुआ था, जिसमें यह बोला गया था साफ साफ कि जो असम के जो नेटिव लोग हैं उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है।
अब इसी वजह से यहाँ पे जो असम में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं अगेंस्ट दिस सिटीजनशिप बिल के, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो माइनॉरिटी ग्रुप है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के, उनको यहाँ पे एक अलग से डिफरेंस दे रहे हैं। और इवन अगर आप बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कि सेक्युलर माना जाता है, आप यहाँ पे कैसे डिफरेंस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। अब अगली बात एक और दोस्तों कि असम अकॉर्ड का जो क्लॉज 6 है दोस्तों, काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। द रीजन बीइंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो क्लॉज 6 में साफ साफ लिखा गया है कि जो नेटिव असामीज है तो उनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे एडवांटेज और सेफगार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आइडेंटिटी को, अपने कल्चर को, अपनी जो यहाँ पे लैंग्वेज है उसे प्रोटेक्ट कर सके। इसी वजह से यहाँ पे क्लॉज 6 को यहाँ पे फिर से रिवाइव करने की बात की जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यही है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल गेन्स मिलते हैं उन लोगों को जो ऐसे जो कॉज को सपोर्ट करते हैं। और अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसमें बहुत ज्यादा डिबेट रहता है कि वेदर एनआरसी इज वैलिड और नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे त्रिपुरा में भी डिमांड हो रही है एनआरसी की। अब तो दोस्तों ये फ्यूचर के गर्भ में है कि ये होने वाला है, नहीं होने वाला है। और इसके लिए अगर आप मान लीजिए अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऐसे माइग्रेंट्स को जो एक्चुअली इलीगल है, तो आपको अगर उन्हें डिपोर्ट करना है बांग्लादेश में या फिर किसी भी कंट्री से जो माइग्रेट हुए हैं, तो आपको उनके साथ एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी करने की जरूरत है, जो अभी तक जो है इंडिया बांग्लादेश के बीच में नहीं हुई है। तो अगर आप यहाँ पे उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो या तो आप उन्हें थोड़े महीनों के लिए यहाँ पे वर्क वीजा दे सकते हैं या फिर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को यहाँ पे कर सकते हैं बांग्लादेश के साथ। अगला आर्टिकल दोस्तों बेसिकली जो एक बैनिंग कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस को, जिसको कहते हैं फ्रीबीज दिया जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे। जैसे कि मान सकते हैं आपको यहाँ पे टेलीविजन कलर टीवी दिया जाता है, कभी कभी धोती दी जाती है, उसके बाद साड़ी देते हैं, यहाँ पे ग्राइंडर कुकर सब कुछ दिया जाता है इलेक्शन के टाइम में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक्चुअली माना जा रहा था कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वोटर्स को। इसी के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पे सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में एक केस गया था मद्रास हाईकोर्ट के पास। अब उसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा था कि वॉयलेट करता है 123 जो सेक्शन है यहाँ पे आरपीए में, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप कोई भी ऐसी ब्राइबरी नहीं दे सकते। और ब्राइबरी के अंदर गिफ्ट आता है, ऑफर आता है, प्रोमिस आता है, जो इंड्यूस करता है किसी एक पर्टिकुलर वोटर को कि आप वोट कीजिए इस पर्टिकुलर इंसान के लिए। अब कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम लीगली बैकिंग देखेंगे तो एक्चुअली इसे हटा देना चाहिए था, ऐसे जो फ्रीबीज दिए जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं रिसेंटली एक मूवी भी थी जो तमिल मूवी थी जिसपे काफी ज्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, जिसका नाम था सरकार। तो वो भी बेसिकली ऐसी फ्रीबीज के बारे में यहाँ पे मूवी में दिखाया जा रहा था जिसे हटा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे एक लूप होल है दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है दोस्तों इस पर्टिकुलर 120 सेक्शन में कि ये जो एक्ट है ये अप्लाई करता है सिर्फ एक कैंडिडेट को। अगर पार्टी दे रही है तो इसको यहाँ पे आप हटा नहीं सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी एक एग्जांपल साइड किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और अगर आप ऐसी फ्रीबीज दे रहे हैं अपने वोटर्स को, तो आपको एक्चुअली यहाँ पे चार्ज कर दिया जा सकता है बाय द हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आप बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी ऐसा प्रोवाइड कर रही है तो उस पर कोई भी लीगलाइजेशन नहीं अप्लाई किया जा सकता। ऐसे लूपहोल उन्होंने पता लगा लिए हैं। अब उसी के साथ साथ दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक यहाँ पे प्रोविजन है जो है आर्टिकल 282। इसके अंतर्गत दोस्तों यही बोला जा रहा है कि अगर आप कभी भी पैसा खर्च कर रहे हैं किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए तो एक्चुअली वैलिड है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे जो है कंप्यूटर्स दिए हैं पर्टिकुलर स्कूल को, अब स्कूल में ये बच्चे आते हैं फिर सीखते हैं, उनका फायदा होता है, तो ये बेसिकली एक कम्युनिटी एसेट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे सीधा लैपटॉप दे रहे हैं और वो लेकर जा रहे हैं घर पे, तो कहीं ना कहीं आप उनकी प्राइवेट एसेट को बढ़ा रहे हैं जो एक्चुअली लीगल नहीं है अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें बोली गई हैं। लेकिन हाईकोर्ट के पास दोस्तों एक काफी सुनहरा मौका था कि एक्चुअली बैन कर सकते थे ऐसे फ्रीबीज को। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो आप इतनी आसानी से हटा नहीं सकते हैं, इसी वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके पास इतना यहाँ पे पावर होता है कि इन्होंने बैन कर दिया है सारे ड्यूरेबल और एक्सपेंसिव गिफ्ट को जो कि यूज नहीं किए जाएंगे इस पर्टिकुलर इलेक्शन में 2019 में। अगला आर्टिकल दोस्तों बेसिकली फॉल ऑफ ढाका के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं जब यहाँ पे 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था तो पाकिस्तान के दो पार्ट थे। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको वेस्ट पाकिस्तान दिखेगा और राइट पे ईस्ट पाकिस्तान दिखेगा। अब ईस्ट पाकिस्तान की यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान की अगर यहाँ पे जो डेमोग्राफिक की बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी लोग थे दोस्तों काफी ज्यादा इनकी लिटरेसी रेट काफी ज्यादा थी, एजुकेशन काफी ज्यादा थी। इसी वजह से जो सिविल सर्वेंट्स है पाकिस्तान में उनको ज्यादा उनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो यूजुअली ईस्ट पाकिस्तान से आता था, जो आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं। अब अगला दोस्तों प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काफी यहाँ पे इकोनॉमी रहती थी ईस्ट पाकिस्तान में। यहाँ पे जूट की कल्टीवेशन जो होती थी, जो कॉटन का कल्टीवेशन होता था, काफी ज्यादा हाई होता था। इसी वजह से इनका जो एक्सपोर्ट था हाई रहता था। लेकिन जब बात करते हैं दोस्तों एक्सपेंडिचर की, ताकि यहाँ पे जो हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सके, तो वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं की जाती थी। और अगर बात करेंगे दोस्तों डिफरेंसेस की वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की, तो पहला डिफरेंस ये दोस्तों कि वेस्ट पाकिस्तान बेसिकली एक रिलीजियस माइनॉरिटी था और एक बेसिकली यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे एक रिलीजन के बेस पे यहाँ पे रूल
किया जा रहा था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में दोस्तों एक लिंग्विस्टिक बेस बन गया था कि यहाँ पे एक जो बंगाली कम्युनिटी है काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। अब प्रॉब्लम ये हुआ दोस्तों कि आपने यहाँ पे फोर्सफुली यहाँ पे अरबिक को यहाँ पे यूज करने पे मजबूर कर दिया 1948 में। इसी वजह से धीरे धीरे यहाँ पे जो है डिसेंट शुरू होने लगा यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान के रीजन में। अब यही एक प्राइमरी रीजन था कि यहाँ पे जब एक अलग से प्रोटेस्ट शुरू हो गया और यहाँ पे मांग की जा रही थी कि यहाँ पे बांग्लादेश को यहाँ पे अलग से एक पर्टिकुलर कंट्री बना दिया जाए। अब प्रॉब्लम ये एक और दोस्तों की वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस था। इसी वजह से अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई अनरेस्ट शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान की जो सरकार है उसको यहाँ पे लोगों को भेजने के लिए, आर्मी को भेजने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और इंडिया का जो इंटरवेंशन था ताकि यहाँ पे बांग्लादेश को एक लिबर्टी दे जा सके, ये काफी ज्यादा यहाँ पे सराहा जाता है। और यहाँ पे बोला जाता है कि दोस्तों एक नई शुरुआत की गई थी बांग्लादेश की जस्ट बिकॉज इंडिया ने काफी ज्यादा मदद की थी बांग्लादेश की गवर्नमेंट को यहाँ पे। अगला आर्टिकल दोस्तों बेसिकली जॉब्स इन इंडिया के बारे में है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब यहाँ पे रिपोर्ट आएगी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो एनएसएसओ लेकर आता है तो उसमें हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि कितनी जॉब क्रिएट हुई है। और कहीं ना कहीं हमें ये पता चलेगा कि जॉब जितनी क्रिएट हुई है और जितने लोग यहाँ पे आप समझेंगे कि जिनके पास ऑलरेडी जॉब्स है वो जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी यहाँ पे एस्पिरेशंस होती है कि और थोड़ी ज्यादा इनकम कमानी है, इसलिए वो 2 या 3 महीने यहाँ पे वेट कर लेते हैं ताकि वेटिंग फॉर अ हायर इनकम। उसी के साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे जितने भी ग्रेजुएट्स आते हैं वो एक्चुअली कोशिश करते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ले सके क्योंकि काफी ज्यादा बेनिफिट्स और पर्क्स अवेलेबल होते हैं। इसी वजह से जो एक्चुअल जॉब्स अवेलेबल है जैसे कि आप यहाँ पे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे जो मुद्रा स्कीम के अंतर्गत आपको यहाँ पे लोन्स मिलते हैं। और जो स्टार्टअप इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें ज्यादातर लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। अगली बात दोस्तों यहाँ पे ये बात की जा रही है कि यहाँ पे रघुराम राजन जी ने बोला था कि समवेयर अराउंड 12 मिलियन जॉब आपको क्रिएट करनी पड़ेगी पर ईयर, लेकिन यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से साफ साफ बोला जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे 5 मिलियन भी क्रिएट करते हैं तो आधे से ज्यादा लोग जो एक्चुअली जॉब चाहते हैं उनको मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि जॉब बेसिकली यहाँ पे आप कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, आप खुद का यहाँ पे इंडिविजुअल एक कंपनी शुरू कर सकते हैं, तो उन सबको भी यहाँ पे जॉब क्रिएशन में लिखा जाता है। अब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो रेशियो वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एनहांसमेंट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं बिग डेटा की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो कहीं ना कहीं जो स्किल है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो स्किल जो इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से उन्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं फायर कर दिया जाता है। तो उसे भी रिड्यूस करने के लिए कोशिश ये की जाती है कि यहाँ पे ऑन जॉब स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। अब अगली बात एक और चीज है दोस्तों कि जीडीपी ग्रोथ इस वक्त बहुत सारी कंट्रीज का बहुत ज्यादा लो है, इसी वजह से जो जॉब क्रिएशन है काफी ज्यादा रिड्यूस रहती है। लेकिन इंडिया के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये है दोस्तों कि हमारी जो यहाँ पे पॉपुलेशन है आधे से ज्यादा एवरेज उनकी 28 है, मतलब यहाँ पे जो वर्किंग एज है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। अब यहाँ पे जो एजुकेशन वो भी काफी अच्छी प्रोवाइड की गई है, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जो स्किल अगर राइट अमाउंट में प्रोवाइड कर देते हैं, जो एजुकेशन है अगर वो क्रिएट कर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो जॉब क्राइसिस है उसे रिड्यूस किया जा सकता है। अगला दोस्तों एनएसएसओ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल है कि ये बेसिकली काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत। अब इसके अंदर 4 डिवीजन आते हैं दोस्तों। एक होता है सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, और उसके अंदर होता है फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, फिर एक और होता है डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन, और एक होता है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। अब दोस्तों इनका काम ये होता है कि ये एक्चुअली सैंपल सर्वे करते हैं, मतलब ये कुछ लोगों से जाके पूछते हैं उनका ओपिनियन, फिर उसको डेटा यहाँ पे एक जगह पे लेकर आते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसे पब्लिश किया जाता है। तो इन सब के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है अंडर एनएसएसओ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग का जो यहाँ पे रिकमेंडेशन था कि यहाँ पे एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की यहाँ पे शुरुआत की जाए। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि ये काफी ज्यादा इल जज्ड है, मतलब इस पे इतना यहाँ पे डिलिब्रेशन नहीं किया गया है। अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट था दोस्तों जो दिसंबर में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 विजन डॉक्यूमेंट। इसके अंतर्गत बोला था कि यहाँ पे एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाएगी ऑन द सिमिलर लाइन ऑफ आईएएस एंड आईपीएस। अब यहाँ पे पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। आजादी के तुरंत बाद भी यहाँ पे जब 14th रिपोर्ट आई थी रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पे भी बोला गया था कि कहीं ना कहीं जो सैलरी है जो सबऑर्डिनेट जजेस और जो सिविल सर्वेंट्स है तो उनकी इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पे एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की शुरुआत की जाए। लेकिन यहाँ पे जब भी एक ऑल इंडिया सर्विस की शुरुआत होती है दोस्तों, इसका जो पावर है कंप्लीटली राज्यसभा के अंडर होता है। ये आपके एमसीक्यू में कभी आ सकता है। आर्टिकल 312 के अंदर यहाँ पे राज्यसभा को ये पावर मिलती है। लेकिन ये पूरा मुद्दा क्यों आया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का? सबसे पहला दोस्तों आप जैसा जानते हैं आधे से ज्यादा जो वैकेंसी है यहाँ पे बहुत सारी जो लोअर जुडिशरी में अभी भी फिल नहीं की जाती है। अगर आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जाम लेकर आते हैं, इसे सेंट्रल जो यहाँ पे अगर आप इसे बना देते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सीट्स और वैकेंसी को फिल कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इस ऐसा मैजिक फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, कि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि इवन बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज है जहाँ पे वैकेंसी को भी फिल नहीं किया गया है, जैसे कि यहाँ पे आईएएस आईपीएस और या फिर जो नीचे की आईआरएस
और ITS की जो पोस्ट है उस पर भी यहाँ पे जो वैकेंसीज रह जाती है। अब दूसरा पॉइंट ये दोस्तों कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो एनजैक का जो पूरा अमेंडमेंट आया था जहां पे आप जो जुडिशियल यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर रहे थे तो उसको यहाँ पे हमने हटा दिया था क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ था। अब बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों एक ऐसा टर्म है, एक डॉक्ट्रिन है जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने लेकर आए थे कि ये बोला था कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट चीज आती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगर आप यहाँ पे लोअर जुडिशरी जो सबऑर्डिनेट जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो कोर्ट्स अगर वहां पे लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो फेडरलिज्म है सुप्रीम कोर्ट और जो पूरी जुडिशरी का तो उसको यहाँ पे हर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से इस बारे में जो नीति आयोग ने डिस्कस नहीं किया, इसी वजह से यहाँ पे बोल दिया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर आना चाहिए। अगला दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 312 आर्टिकल में यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज आता है और 312 ए में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ ऑफिसर ऑफ सर्टेन सर्विसेज। मतलब अगर आप चेंज करना चाहते हैं किसी कंडीशन को, बेसिकली अगर आप कितने साल तक सर्व करते हैं या आपकी पेमेंट चेंज करनी है तो बेसिकली 312 ए के अंतर्गत ये किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों पेज 1 पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये आया है कि जर्नलिज्म को यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं राजनाथ सिंह यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे फॉर दी दिस पर्टिकुलर जो अवार्ड दिया जा रहा था चेयरमैन ऑफ विवेक गोयनका अवार्ड। तो अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी प्रेस एक्चुअली किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि हर प्रेस का काम ये है कि असली ऑथेंटिक न्यूज प्रोवाइड करनी है लोगों को ताकि उनका जो एक पूरा एक एनालिसिस कर पाए हर न्यूज का, ताकि एक अवेयर सिटीजन बन सके। तो यही बोला जा रहा है कि कोई भी प्रेस एक्चुअली किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक ऑथेंटिक न्यूज नहीं दे पाएंगे, एक बायस न्यूज देना शुरू करेंगे। उसके बाद दोस्तों पेज 16 पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि चाइना ने एक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को यहाँ पे टेस्ट किया है। अब यहाँ पे मॉब की बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यूएस ने भी एक बार टेस्ट किया था इसे अफगानिस्तान में। अब इसका दोस्तों नाम होता है मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट। तो ये बेसिकली अफगानिस्तान में उन्होंने यहाँ पे टेस्ट किया था यूएस गवर्नमेंट ने। तो इसी से सीखकर यहाँ पे चाइना ने यहाँ पे अपना ही मदर ऑफ ऑल बॉम्ब बनाया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।